अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हमने इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करना है। इसमें आपको हम बताएंगे कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या, और जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटाइजेशन का, इसको भी आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्लास इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है क्या, व्हाट इज इस्लामिक इन्वेस्टमेंट। तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड मींस a joint pool wherein the investors contribute their surplus money for the purpose of its investment to earn halal profits in strict conformity with the precepts of Islamic Sharia। तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली एक जॉइंट पूल है जिसमें डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपनी सरप्लस मनी को, और इनका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टमेंट इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम हलाल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें, और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया। ठीक है, इस्लामिक शरीयत के मुताबिक जिन जिन जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से हलाल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वहां इन्वेस्टमेंट की जाती है। Sharia compliant investments mean, according to Abdullah ibn Masud Razi Ta'ala anhu, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, seeking halal earning is a duty after the duty. In other words, working to earn a halal living is itself a religious obligation, second in importance after the primary religious obligations like prayers, fasting and hajj। तो यहाँ से आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि हदीस में भी है कि आप जो जितनी भी आपकी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, उनमें जो नमाज, रोज़ा, हज, और इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो हलाल लिविंग है। ठीक है, तो हलाल अर्निंग्स जो है ये खुद एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है हर इंसान के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर करके। Why we need of Islamic investment? So it is unlawful include businesses dealing with alcohol and pork products, gambling, casinos, movie theater, hotels, conventional financial services, restaurants earnings mainly from selling alcohol, and airlines earning their profit from duty free sale of alcohol and tobacco। तो यहाँ वो आपको मजीद बता रहा है कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है। इस वजह से कि बहुत ऐसी कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें आपको खुद भी नहीं पता कि वो इस तरह की जो नॉन शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक जो है वो अपना बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको इसने यहाँ जिक्र भी किया है, मेंशन किया है जहाँ, तो वहाँ आपको जो है अर्न आप हलाल प्रॉफिट्स नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमें हलाल अर्निंग्स जो है वो अर्न हो सके। तो यह एक क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि जी इज नॉट सेफ टू से दैट स्टॉक आर हराम because you are taking a risk just like in gambling. The element of risk taking is always there. If stock are halal, then could you please quote from the होली कुरान और दी हदीस। अब यहाँ ये बात कर रहा है शेयर्स की कि हमें शेयर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, का शेयर में इन्वेस्टमेंट जो है वो हराम है या नहीं है, अगर सेफ है तो फिर आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें अकॉर्डिंग टू दी कुरान एंड हदीस। तो आंसर इसका ये है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज एन एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम गैम्बलिंग ऑल्दो इट कैरीज रिस्क विद इट। देखिए इस्लाम में भी है कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ प्रॉफिट की बात करें और लॉसेस की बात ना करें। तो जहां रिस्क इन्वॉल्व है वहां इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट वी डेवलप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड गाइडलाइन टू इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स। The following is a summary of the guidelines। अब ये मजीद आपको गाइडलाइंस के बारे में बताएगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रोसेस। Following is the summary of the guideline। अब कौन सी है? The spirit of investing according to Islamic jurisprudence is to participate in equity investing and not in debt type investing। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेस्टिंग जो करना है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक jurisprudence वो ये है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, ना कि आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे डेट टाइप इन्वेस्टिंग में। तो डेट का मतलब है जहां आप कर्जा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम तो बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। और इक्विटी बेसिकली क्या, इन्वेस्टिंग मींस ओनिंग इक्विटी इन दी कंपनी, कंपनीज वन इन्वेस्टिंग। तो इक्विटी के अंदर आपके जो ऑनर है वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर। और डेट के अंदर जो है वो इन्वेस्टिंग मींस लेंडिंग मनी टू द कंपनी यूजिंग अ रिबा इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लोन, प्रॉमिसरी नोट और अ बॉन्ड। जबकि डेट के अंदर आप क्या करते हैं, डेट टाइप इन्वेस्टिंग के अंदर आप उधार पे वो पैसा दे रहे होते हैं और इसके अगेंस्ट आप एक
जो फिक्स अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज कर रहे होते हैं। जिस तरह के उसने ये आपको बताया कि रिबा इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसा लोन हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया या बॉन्ड्स हो गए। अब इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को मजीद वो यहाँ आपको इलेबोरेट कर रहे हैं कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन शरिया प्रिंसिपल, दैट इज इट प्रोहिबिट एक्टिविटीज विद द एलिमेंट ऑफ यूजरी, gambling and ambiguity, and also prohibit activity like producing products or delivering services which are against Islamic teachings such as producing, selling alcohol, casino, etc. ठीक है, तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस ही करेगी शरिया प्रिंसिपल के मुताबिक। और इसमें अगर कोई रिबा का एलिमेंट है, गैम्बलिंग का है, एम्बिग्यूटी है कि कहीं अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा पाई जा रही है, या ऐसी एक्टिविटीज जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मना की गई हैं, ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करना या सर्विसेज डिलीवर करना, तो वो आप जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस ही कर रही है इस्लामिक शरीयत के मुताबिक। तो इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ रेट 50% फास्टर देन दैट ऑफ कन्वेंशनल इंडस्ट्री एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ USD 2.1 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ 2014। अब यहाँ ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि 2014 में ये जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई 50%, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 50% पे, कि कन्वेंशनल इंडस्ट्री भी पीछे रह गई, ठीक है, और USD 2.1 ट्रिलियन जो है इनको अचीव हुए। We have collated data from the Australian Stock Exchange for the period 2001 to 13 to investigate whether investors in Sharia product earn a higher rate of return compared to the conventional stock. Investment in financial instruments with fixed income such as preferred stock, bonds and some derivatives for, that is options are unacceptable as they promise a fixed rate of return and grant no voting right. Islamic investors are not permitted to purchase stock of companies whose main business activities are involved in prohibited थिंग्स। अब यहाँ इन्होंने डाटा इकट्ठा किया 2001 से 2013 का और इन्वेस्टिगेट किया कि जो इन्वेस्टर्स जो हैं शरिया प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न जो वो अर्न हुआ एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल स्टॉक। अब इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जहां फिक्स इनकम होती थी, जैसे कि प्रेफर्ड स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सम डेरिवेटिव्स, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, क्योंकि इसके ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका वादा किया जाता है, दिया जाता है, और वोटिंग राइट आपके पास कोई नहीं होता। इसके साथ साथ इस्लामिक इन्वेस्टर जो है उसको मना किया गया है, उसको बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे, उनके स्टॉक्स को परचेज करे जिनका जो मेन बिजनेस है वो उस पे बेस कर रहा है जो कि इस्लामिक शरीयत के मुताबिक प्रोहिबिटेड। Sharia and conventional stocks performance of public company limited. This significant shift from conventional into Sharia financial system is generated by three main reasons. तो ये तीन मेन रीजंस कौन सी हैं जिसकी वजह से शरिया एंड कन्वेंशनल स्टॉक की जो परफॉर्मेंस ऑफ लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड थी उनके ऊपर बहुत ड्रास्टिक जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ। तो फर्स्ट है a strong demand for Sharia compliant financial product from a large number of Muslim community worldwide। ठीक है, सबसे पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी जो वर्ल्ड वाइड थी उन्होंने डिमांड किया कि हमें शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए। सेकंड, a strong demand from oil rich nations particularly the middle east countries which prefer to invest in sharia compliant products। ठीक है, तो ऑयल रिच नेशंस जो थी, जिस तरह हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिमांड की कि हमें शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है और दूसरे में नहीं करना। और लास्ट रीजन वो ये थी, इसी competitiveness and the ethical focus of the Sharia compliant products not only attracting Muslim investor but also non-Muslim investor। तो सबसे बड़ी और सबसे लास्ट जो रीजन थी वो ये थी कि कंपटीशन की बेस पर और एथिकल फोकस को देखते हुए मुस्लिम इन्वेस्टर्स के साथ साथ नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हुए इन शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट से, और इसकी वजह से ये जो ड्रास्टिक शिफ्ट या सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ फ्रॉम कन्वेंशनल इनटू शरिया फाइनेंशियल सिस्टम, ये क्रिएट हुआ या जनरेट हुआ। Islamic finance has become systematically important globally, with Islamic finance is more than 55 countries. The global market for Islamic financial services, as measured by the total volume of Sharia compliant assets, is estimated to have increased from only $80 billion at the beginning of the last decade to $1.1 trillion at end of 2011। तो इस्लामिक फाइनेंस जो है ये सिस्टमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्लोबली जो है ये इम्पॉर्टेंट
होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो इस्लामिक फाइनेंस है मोर देन 55 कंट्रीज में ग्लोबली जो है इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और इसका जो अगर हम मेजरमेंट की तरफ जाए तो टोटल वॉल्यूम जो शरिया कंप्लाइंट एसेट्स का है वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 80 बिलियन एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर टू 1.1 ट्रिलियन की तरफ। Does Sharia compliant stock perform better than the conventional stock? तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये नॉर्मली हमारे सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। The first Islamic index was established in the Dow Jones market in December 1995 to enable Islamic fund manager to list businesses in the capital market. तो सबसे पहले इस्लामिक इंडेक्स जो है वो डो जोन्स मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ 1995 में, जिसमें इस्लामिक फंड्स मैनेजर जो है वो इस काबिल हुए कि वो बिजनेसेस को लिस्ट करवा रहे थे कैपिटल मार्केट में। Since its establishment, investment in Islamic stocks has experienced remarkable growth. At the end of 2002, there were 105 Islamic equity funds worth approximately $5 billion, with 48% located in the Middle East, 30% in Europe and North America, and 22% in Asia. अब ये जो डाटा है आपके पास ये 2002 का है, प्रीवियस डाटा है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस्लामिक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिमार्केबल ग्रोथ हुआ। Consequently, various capital market and financial institutions around the world now have established their own Islamic indexes. अब हर एक कंट्री ने या यूं कह लें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कैपिटल मार्केट जहां जहां उन्होंने अपना एक इस्लामिक इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर चुके हैं, ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं। स्टॉक लिस्टेड ऑन दी ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू गेट योर ओपिनियन अबाउट परचेजिंग शेयर ऑफ बैंक इस्लामी। ठीक है, तो आप अपनी ओपिनियन देंगे और व्हाट प्राइस दे कुड बी परचेज अबव और अंडर देयर फेस वैल्यू। तो इसका आंसर है बैंक इस्लामी शेयर कुड बी परचेज एंड सोल्ड एट एनी प्राइस सिंस द कंपनी हैज फाइनेंशियल एसेट अलोंग विद इट्स फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट्स के साथ साथ आपका फिक्स एसेट भी कंपनी के साथ होना चाहिए, तो आप उस कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स हम शेयर्स और इन सारी चीजों को ही कहते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड द डिविडेंड फ्रॉम दिस शेयर बी हलाल? तो यस, द डिविडेंड इज हलाल फ्रॉम द शेयर ऑफ दीज स्टॉक्स। क्वेश्चन फिर वो आपसे कह रहे हैं कि वुड द कैपिटल गेन बी सेल बाय सेल ऑफ दिस शेयर बी हलाल? अब क्या कैपिटल गेन जो होगा इन शेयर्स के सेल से, इन स्टॉक्स की सेल से, तो क्या वो हलाल है? तो डेफिनेटली कैपिटल गेन इज आल्सो हलाल बिकॉज द शेयर इटसेल्फ इज हलाल। तो कैपिटल गेन आपको कैसे होता है कि जब आपकी परचेज प्राइस जो है वो आपकी लेस हो जाती है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, आपने जिस पे परचेज किया था उस शेयर को, जब आप उसे सेल करने गए तो उससे ज्यादा आपको उसने प्रॉफिट दिया या गेन दिया, तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब यहाँ वो आपको बता रहा है कि बाइंग और सेलिंग के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि हाँ जी, बाइंग और सेलिंग को लेके आप बताएं कि इफ इट इज परमिसिबल देन कैन आई बाय शेयर ऑफ अ कंपनी हुज इनकम इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग इंक्लूड इंटरेस्ट एंड plus profit through Islamic banking. तो buying and selling of shares is allowable if they meet following condition. अब वो कौन सी conditions है? They are not shares of a company which doesn't do a halal business like conventional business, banks, insurance companies, entertainment companies or alcoholic business performing कंपनीज। तो यहाँ इन कंपनीज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि हलाल नहीं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत। The additional income of the company shown as other income in balance sheet should not be from bank deposit and investment in interest-bearing securities like bonds, PIBs, DSS, TFCs, and other instrument. If any income of this nature is there, it should be less than 5% of the total income and should be given to charity as function of purification. तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपके additional income इस कंपनी की जो आ रही है और वो 5% लेस है डिफरेंट सिक्योरिटी से जो आ रही है, तो आप उसको चैरिटी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका ये जो इनकम है वो फंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन को मीट कर सके। मजीद वो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इज इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक एज इन KSE इंडेक्स और एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स हलाल और हराम? ठीक है, तो there are various conditions to be fulfilled for a stock to be declared halal. If the stock is not of a company that does haram business, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप ऐसे बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी शेयर्स में जो कि हराम ना हो। The leveraging ratio of the company is not above over 40%. Leveraging ratio का मतलब है कि जो डेट रेशियो है आपकी वो 40% से अबव नहीं होनी चाहिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। The interest income should not exceed 5%.
The unwanted income should be purified from the profit. Some other conditions are also there that should be followed in investment policy. स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है, जो कि पाकिस्तान के अंदर लिस्ट ऑफ शरिया कंप्लायंस कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब इसमें से कुछ कंपनीज को उसने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये वो कंपनीज हैं जो कि शरिया कंप्लायंस कंपनीज हैं हमारे पास, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे जो आपको रिटर्न आएगा वो आपका बेसिकली हलाल होगा। Legal perspective of converting a conventional business into a Islamic one, तो structuring business arrangement आपने कैसे करनी है। conventional business है तो इसमें आप देखेंगे, for instance conventional property financing will have a prevailing interest rate, a term and non-payment penalties while the company retain ownership of the property। जबकि इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक बिजनेस में अगर आप बात करें तो इस्लामिक फाइनेंसिंग फॉर दैट प्रॉपर्टी विल कॉमनली रिक्वायर एन इजारा मॉडल under which the property is owned by the bank and leased to the company. Business loans and arrangement also need to be made for Sharia compliance and any conventional facilities converted. जब आप अपना बिजनेस कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ करेंगे तो आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस के लोन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शरिया जो है वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन है कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एंड डेट। तो कन्वेंशनल बिजनेस है तो मैनी कंपनी एसेट्स सच एज सेविंग अकाउंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा may have attribute inconsistent with Sharia compliance principles. Investment and debt are not limited to financial sector but extend throughout the value chain. तो जब हम कन्वेंशनल बिजनेस की बात करेंगे तो इसमें जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारे जो हैं ये शरिया प्रिंसिपल को मीट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट और डेट जो है ये भी लिमिटेड नहीं होगी टू द फाइनेंशियल सेक्टर, ये एक्सटेंड कर चुकी होगी। जबकि इस्लामिक बिजनेस की बात करें तो इफ अ कंपनी ऑन grocery store which sell alcohol or pork product, these product must be removed from the shelves and the entire stock discarded. Any profit or fund related to these product may not be accrued and the fund may not be mingled with the company's receivable. अब आप इस्लामिक बिजनेस की बात करें, आपका एक अपना ग्रोसरी स्टोर है जिसमें अगर आप अल्कोहल या पोर्क प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत, तो फिर आप इन तमाम चीज़ों को अपने शेल्फ से भी रिमूव करेंगे और इसको इंटायर स्टॉक को डिस्कार्ड करेंगे और कोई भी प्रॉफिट या फंड जो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको एक्रूड कर दिया जाएगा और इसको कंपनी के दूसरे रिसीवेबल्स के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। रिव्यू बिजनेस सेक्टर। कन्वेंशनल बिजनेस है तो प्रैक्टिकल एग्जांपल इज अ कंपनी और अ सब्सिडियरी व्हिच ओन अ रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट सर्विंग ऑन or distribute any alcohol or pork products. In the event that the company sell the restaurant's alcohol stock, then the company may not be considered Sharia compliant until the product are discarded. अब इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि कंपनी या उसकी सब्सिडरी जिन्होंने कोई रेस्टोरेंट ऑन किया हुआ है और रेस्टोरेंट सर्विंग का काम कर रहे हैं और अगर वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्कोहल या पोर्क प्रोडक्ट, तो फिर इनको इस तरह की जो प्रोडक्ट सेल करने की वजह से शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक ये वर्किंग नहीं कर रहे होंगे और जब ये वर्किंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकेंगे। अब इस्लामिक बिजनेस में शरिया प्रोहिबिट इंगेजिंग इन एनी बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स पोर्क, अल्कोहल, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी अमंग अदर एक्टिविटीज। तो शरिया के मुताबिक इस किस्म के बिजनेसेस जो कि प्रोहिबिटेड है आप उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते और ना ही आप इस तरह का कोई बिजनेस कर सकते हैं। लाइसेंसिंग अंडर शरिया। तो कन्वेंशनल बिजनेस में करंटली द कंपनी इज नॉट कंप्लाइंट शरिया, सो इट डजंट हैव एनी लाइसेंस रिगार्डिंग शरिया कंप्लायंस। क्योंकि कन्वेंशनल बिजनेस जो है वो शरीयत के मुताबिक आप नहीं कर रहे तो इस वजह से आपको शरिया कंप्लायंस का कोई भी लाइसेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। जबकि इस्लामिक बिजनेस के अंदर इट मस्ट हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम कंसर्निंग अथॉरिटी from a UA legal perspective. There are no specific laws and regulation that govern corporate Sharia practices. तो यहाँ जब इस्लामिक बिजनेसेस की बात करेंगे तो कंसर्न अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर आप अपना बिजनेस जो है वो कर सकेंगे। Code for compliance, conventional business में currently the business is non-Sharia compliance. That's why obviously its internal rules and regulation are non-Sharia compliance. जबकि Islamic business के अंदर the memorandum and article of association may restrict borrowing practice to ensure that all borrowing, including shareholder loans,
guarantees, acquisition of subsidiaries, etc. will be undertaken in accordance with Sharia principle and standard. तो जब आप इस्लामिक बिजनेस के अंदर कोई भी मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप जो है वो लिखने जा रहे होंगे या उसको कंफर्म करने जा रहे होंगे, तो उसमें क्लियरली रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि बोरिंग प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते और ना ही शेयर होल्डर लोन, गारंटी, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, ये चीजें आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू शरिया प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड। अब यहाँ ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है हाउ टू एंटर इनटू सेकेंडरी मार्केट। तो प्लेयर्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन जिसमें ब्रोकर्स हैं, सेकेंडरी मार्केट है, एनसीसीपीएल है, सीडीसीज है, एससीसीपी है, ठीक है, इनके थ्रू आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल आपको दे रहा है कि बिलाल ने परचेज किया 100 शेयर्स फ्रॉम दी अरी। अब केएसपी एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ से इसने लिए शेयर्स और फिर एनसीसीपीएल की तरफ उसको उन्होंने कैश को पे किया, उधर से एनसीसीपीएल ने जो है 100 शेयर्स जो हैं ये केएसबी को दिए। ठीक, अब केएसबी ने सीडीसी जो था अकाउंट बिलाल का उसके अंदर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो है सिक्योरिटीज जो है वहां से आपको डिलीवर भी हो गई हैं, अब यहाँ से अब रिसीव करेंगे कैश को भी। ठीक है, और इस तरह ये मैकेनिज्म चलता जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे सेकेंडरी मार्केट के अंदर। अब यहाँ मजीद आपको बता रहा है कि एक ब्रोकर है, इन्वेस्टर ए बी सी, ठीक है, ब्रोकर 2 है जिसमें इन्वेस्टर एक्स वाई जी है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस भी आपके पास एनसीसीपीएल जो है ये भी बेसिकली एक क्लियरिंग हाउस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें कह रहे हैं सपोज ए सेल 4000 शेयर्स ऑफ NML to Z। अब ब्रोकर जो 2 है इसने क्या किया, मस्ट प्रोवाइड 1000 शेयर टू ब्रोकर 1 विद इन 3 days। ठीक है, उसको देने पड़ेंगे ताकि जो ब्रोकर 1 है वो आगे इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाह रहे हैं उनको दे सके। अब सपोज सी बाय 5000 शेयर ऑफ NML फ्रॉम जी। ठीक है, अब इसने अगर यहाँ से जो सी पार्टी है या सी इन्वेस्टर है उसने खरीदे हैं NML से NML की शेयर्स वाई से, तो अब ये कैसे मैकेनिज्म चलेगा, तो आप बेसिकली ब्रोकर्स के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और क्लियरिंग हाउस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी सिक्योरिटाइजेशन। तो कन्वेंशनल एंड इस्लामिक प्रोस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे। तो सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन इलिक्विड एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड थ्रू फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये इलिक्विड एसेट्स की बात करेगा। इलिक्विड एसेट्स हमारे वो होते हैं जिनको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करेंगे और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के थ्रू हम इनको ट्रांसफॉर्म करके मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं। ऑल सॉर्ट ऑफ एसेट्स आर सिक्योरिटाइज जैसे कि ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन्स, मॉर्गेजेस, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, लीज पेमेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, ये सारे हमारे जो है एसेट्स जो हैं इनको हम सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। अब यहाँ ये आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, बोरोवर्स हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेटर बैंक है जो कि लोन प्रोवाइड भी करेगा, ठीक है, और यहाँ से लोन जब वो प्रोवाइड करेगा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं हमारे जो कि क्रेडिट इन्हांसमेंट और लिक्विडिटी सपोर्ट को जो है उसके लिए बनाए गए हैं। अब ये जो है बेसिकली कैश और सिक्योरिटीज जो है वो इन्वेस्टर्स को दे रहे होते हैं। अब पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, द ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, सर्विसर, अंडरराइटर, इन्वेस्टर, रेटिंग एजेंसी और ट्रस्टी। ये 7 पार्टीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी जब हम सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे। तो फॉर्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में वो आपको कह रहा है एसेट बैक सिक्योरिटीज, दूस एसेट्स या सिक्योरिटीज whose income is derived from the pool of underlying asset, for example payment from car loan, credit cards. Mortgage backed securities कौन सी होंगी, mortgage loans are purchased from the bank and assembled into pools which become securities. Credit debt obligation CBOs और CLOs हैं। अब CBOs क्या है, जिनकी बैक पे corporate bonds होंगे, और CLOs वो होंगे जिनकी बैक पे leverage home loans होंगे। सिक्योरिटाइजेशन इन इस्लाम, सेल ऑफ डेट वर्सेस असाइनमेंट ऑफ डेट, जिसको हवाला भी बोला जाता है। तो यहाँ बेसिकली वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ ओरिजिनेटर जो है वो असाइनर बन जाएगा, एक असाइनर है और एक असाइनी बन जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल असाइनी होगा और बैंक ओरिजिनेटर जो है वो असाइनर बन जाएगा, और बाकी सारा मैकेनिज्म आपके सामने है। सिक्योरिटाइजेशन इन इस्लाम, सेल ऑफ डेट वर्सेस असाइनमेंट ऑफ डेट, हवाला। Hawala should take effect immediately. It must not be suspended for a period of time or concluded on a temporary basis, nor must it be contingent on future unlikely events. The assignee will have to pay when the debt become due, and it is permissible to defer payment of the transferred debt until a mutually specified date.
Hawala is a no commutative contract and the assignee cannot take any remuneration for his service. It is a binding contract and not subject to unilateral termination. According to majority of jurists, the obligation to pay the debt would return to the assigner in the case of bankruptcy on death of the assignee. No obligation of debt will be left without being paid if the assignee become bankrupt, dies and so on. अब basically आप क्या कर रहे हैं कि आप अपना debt जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और किसी और को इसका जो है गारंटर बना दें या किसी और को आप असाइन कर दें। तो बेसिकली हवाला जो है इसका इफेक्ट जो है इमीडिएटली होगा, ये सस्पेंडेड नहीं होगा पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, और टेम्परेरी बेसिस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, या कंटिंजेंट अगर कोई इवेंट्स है उस पर भी हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे। अब असाइनी जो है ये जो होगा इसकी जिम्मे होगा कि अब उसने उस डेट को पे करना है, ठीक है। अब इस तरह मैंने किसी के फॉर एग्जांपल 10,000 देने और मैं अगर किसी और से मैंने पैसे लेने हैं तो मैं उस बंदे को साइन कर दूंगी कि जी मैंने जिसको पैसे देने हैं, आप जिस बंदे से मैंने पैसे लेने उसको मैं साइन कर दूं कि आप इस बंदे को पैसे दे दीजिएगा 10,000 जिसको मैंने पे करना है। तो इस तरह हम ये असाइनी का जो मैकेनिज्म है इसको ऑपरेट करते हैं। अब कंडीशन टू इस्लामिक सिक्योरिटाइजेशन क्या है? देयर शुड बी अ रियल पर्पस behind raising fund via securitization. The type of collateral asset realizing the securitized revenues must be clearly identified. Each transaction participant should share in both the risk and return, and investors should receive positive payoff from profitable ventures only. Collateral asset must not be debt, cash or prohibited as haram, sinful activity, and must not be associated in any way with unethical or exploitative operation or with speculation and uncertainty गरर from non productive investment। तो बेसिकली यहाँ कंडीशंस वो आपको बता रहे हैं कि इस्लामिक सिक्योरिटाइजेशन के लिए जो है जब भी आप फंड रेज कर रहे होंगे तो कोलैटरल एसेट्स जो है उनको रियलाइज करना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटाइज रेवेन्यूज को आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेंट को शेयर करना पड़ेगा रिस्क एंड रिटर्न्स को, ठीक है। और कोलैटरल एसेट्स जो है वो डेट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, कैश और प्रोहिबिटेड एज हराम सिंफुल एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए, और एसोसिएट ऐसी अनएथिकल और एक्सप्लॉयटेटिव ऑपरेशंस के साथ उनको रिलेट भी नहीं होना चाहिए, ना ही स्पेकुलेशन और अनसर्टेनिटी की साथ उनको रिलेट करना चाहिए। The structure should provide investor compensation for business risk from direct participation in securitized asset and should not imply an exchange or debt for interest generating investment return। और अब इसके साथ साथ जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके अंदर जो है आपका जो डेट है वो इंटरेस्ट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स जो है रिटर्न्स उसके साथ भी ये रिलेट ना करता हो जब आप सिक्योरिटाइज एसेट्स की बात करेंगे। इन्वेस्टर शुड होल्ड एन अनकंडीशनल एंड अनसिक्योर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड नॉट अ गारंटेड प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अब अनकंडीशनल होल्ड होना चाहिए इन्वेस्टर का और अनसिक्योर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, गारंटेड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा यहाँ जब हम सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत। A sufficient element of ownership must be conveyed to the investor. The contribution from investor in the form of proceeds from issued notes and any return generated by the issuing agent from managing collateral assets cannot be reinvested in short-term cash instruments or interest-bearing debt. The underlying assets and securitized obligation must not be implied for speculative purposes and turnover should be kept low. Because conventional insurance violates Sharia provision, the Takaful Islamic insurance based on cooperation and mutual help should be implied instead, and any form of credit enhancement and or liquidity support and limitation of prepayment risk must be परमिजिबल फॉर्म। तो यहाँ तकाफुल का भी वो जिक्र कर रहा है कि इस्लामिक इंश्योरेंस जो है वो आप इस पे करा सकते हैं, कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो है वो शरिया प्रोविजंस को वायलेट कर रही होती है। अब यहाँ डिफरेंसेस आपको बता रहा है कन्वेंशनल का और इस्लामिक का। तो कन्वेंशनल में सबसे पहले वो कह रहा है रिस्क शिफ्टिंग थ्रू सेलिंग डेट, जबकि इस्लामिक में रिस्क शेयरिंग की बात करेगा थ्रू असाइनमेंट ऑफ डेट। सेकंड में है जी इन्वेस्टर आर रिवार्डेड विद इंटरेस्ट इनकम, जबकि इस्लामिक में इन्वेस्टर आर रिवार्डेड विद प्रॉफिट फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपोजर टू रिस्क। थर्ड में है द परचेजर ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट हैज नो रिकोर्स टू द सेलर ऑफ द डेट, जबकि there is recourse to the assigner or the original debtor if the assignee doesn't pay the debt for any reason। Sorry class। फोर्थ पे वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जबकि इस्लामिक में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सच एज अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स, इशू प्लेसमेंट एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ रेटिंग आर सब्जेक्ट टू रिलीजियस सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी नहीं। अब यहाँ कन्वेंशनल और इस्लामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने आपको सिक्योरिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेहतर तरीके से मजीद एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं क्लास के यहाँ तक आपका जो लेक्चर है ये आपको समझ भी आया होगा और आप इसको मजीद खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में मजीद आप पढ़िएगा। इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा और इन तमाम स्लाइड्स को अच्छे से पढ़िएगा और बेस्ट ऑफ लक क्लास। अल्लाह हाफिज।